आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हमारी जो क्लास होने जा रही है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास होने जा रही है और ये सिर्फ आपके क्रैश कोर्स के अंदर। जी हाँ, आप सभी विद्यार्थियों ने महेंद्र ब्यवर कोचिंग ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आप जुड़े हैं क्रैश कोर्स के साथ। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं दवा ठोक कर कहता हूँ कि क्वेश्चन बाहर नहीं आएंगे इससे, ठीक है। और निबंधात्मक प्रश्न देखने वाले हैं आज इस वीडियो के अंदर। हम ओनली आपके निबंधात्मक प्रश्न देखेंगे। कैसे प्रश्न? निबंधात्मक प्रश्न। तो जैसे कि मैं आपको बुलेट क्लास के माध्यम से कवर करवा रहा हूं, आपको लघु उत्तरात्मक प्रश्न, अति लघु उत्तरात्मक क्वेश्चन और आज निबंधात्मक प्रश्न देखेंगे। तो बाकी लघु उत्तरात्मक तो वैसे आप सभी विद्यार्थी कर देंगे, इसलिए मैंने स्क्रीन पर बता दिया। बाकी निबंधात्मक प्रश्नों को देखते हैं कि भाई किस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, शब्द सीमा अगर आप इसे इतने ही लिखोगे तो काफी है, ठीक है। बाकी मन से लिख देना, बस ये काफी है प्यारे विद्यार्थियों। अगर आप खुले अक्षरों में लिखेंगे तो पूरा एक पेज आपका जरूर भरा जाएगा, ठीक है। तो आप आराम से खुले अक्षरों में लिखें क्योंकि कॉपी आपकी है, ठीक है। तो देख सकते हैं पहला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों की जितने भी निबंधात्मक टाइप के क्वेश्चन हैं वो सब मैं करवाने वाला हूं इस क्लास के अंदर। मोस्ट क्लास रहने वाली है और आपके यानी कि एक एक क्वेश्चन ही जो है प्रमुख आपके 6, 5 इस प्रकार से बड़े नंबर के अंदर पूछा जाने वाला है। तो देखो, जूझ उपन्यास के पठितांश के आधार पर लेखक के चरित्र की विशेषताएं लिखेगा, ठीक है। जूझ का अर्थ होता है संघर्ष और इसके लेखक है आनंद यादव। किस प्रकार से उनके पिताजी जो है उसको पढ़ाना नहीं चाह रहे थे आनंद यादव को, लेकिन उसकी पढ़ने में किस प्रकार से लालसा थी, ठीक है, और कितना परिश्रम करके वो जो है सफल हुए और अब जाके वो कवि बन गए, ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों, तो देखेंगे जूझ उपन्यास के पठितांश के आधार पर लेखक के चरित्र की कौन कौन सी हमें विशेषताएं जो है वो दिखती है, ठीक है, वो देखते हैं। तो प्रमुख जो है हमें विशेषताएं दृष्टिगत हैं कि पढ़ने की ललक लेखक दादा से डरता था, लेकिन पढ़ने की ललक उसके मन में समाई हुई थी, ठीक है। उसके पिताजी जो थे प्यारे विद्यार्थियों रत्नापा, उससे जो है वो लेखक आनंद यादव डरता था, लेकिन उसके अंदर पढ़ने की लालसा और ललक थी कि कैसे भी करना है, मुझे पढ़ना है, ठीक है। कहते हैं ना कि प्यारे विद्यार्थियों, आग होनी चाहिए, तड़प होनी चाहिए। कामयाबी के लिए सोच तो हर कोई लेता है, लेकिन तड़प होनी चाहिए अंदर से। देखो, इसलिए उसने अपनी इच्छा मां के समक्ष प्रकट की, क्योंकि पिताजी से दादाजी से तो वो दादा से डरते थे, ठीक है। अब जो अपनी इच्छा है, जो प्रमुख उसकी आकांक्षा है, वो अपने मां के सामने प्रकट करता है, ठीक है। और दत्ताजी राव के पास चलने का सुझाव दिया था, ठीक है। तो अब माँ को उसने अपनी बात बताई कि माँ मैं पढ़ना चाहता हूँ। तो उसकी माँ जो है बगीचे के अंदर उस समय पानी डाल रही थी, तो माँ जो है उसको आनंद यादव को लेके किसके पास लेके चली? प्रमुख दत्ताजी राव, वहां उसके पास लेके चली। उनकी सहायता से उसकी पढ़ने की ललक भी पूरी हुई, ठीक है। और दूरदर्शी लेखक दूरदर्शी है, वह यह जानता है कि पढ़ने से नौकरी मिल सकती है, ठीक है, या कोई धंधा किया जा सकता है, कि पढ़ेंगे तो कोई ना कोई धंधा तो जरूर मिल ही जाएगा, ऐसी लालसा है। इससे भविष्य बन सकता है, ठीक है। लेखक के मन में ये लालसा थी, ये इच्छा थी, ये आकांक्षा थी कि हम पढ़ेंगे तो हमारा भविष्य निखर जाएगा, भविष्य बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखो, खेती करने से नहीं, खेती करने से कोई ज्ञान का विकास नहीं होगा और हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे भविष्य के अंदर, ठीक है। इस कारण ही वह दत्ताजी राव के पास जाता है, क्योंकि वह जानता है उनके आदेश का पालन दादा को करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो मुखिया थे, ठीक है, गांव के। तो दत्ताजी राव के पास गए और लेखक को ये विश्वास था कि अगर मैं दत्ताजी राव के पास जाऊंगा, अगर मैं अपनी जो है वो इच्छा उनके सामने प्रकट करूंगा तो वो जरूर हमारी बात सुनेंगे और हाँ, दादा भी जो है उनका कहना मानेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से कठोर परिश्रमी तथा लगनशील लेखक, कठोर परिश्रमी और लगनशील हैं, वह अपने कठोर परिश्रम से दादा की शर्तों को पूरा करता है और अपनी लगनशीलता के कारण कक्षा में होशियार बच्चों में गिना जाने लगता है और इस प्रकार से धीरे धीरे जो है वो प्रगति करता है। तो ये आप लिख सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों कि जूझ उपन्यास के पठितांश के आधार पर लेखक के चरित्र की प्रमुख विशेषताएं इस तरीके से आपको एग्जाम में लिखना है। जरूरी नहीं कि आप ये है जैसे ही प्रमुख लिखो लाइनें, नहीं, आप मन से भी लिख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों। ओके, चलो ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, जूझ उपन्यास के पठितांश के आधार पर दत्ताजी राव साहब का चरित्र चित्रण कीजिएगा। अभी जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने जो था कि जूझ उपन्यास के पठितांश के आधार पर लेखक के चरित्र यानी आनंद यादव के चरित्र की विशेषता व्यक्त की गई है, उसी प्रकार से अब यहां पर देखो, जूझ उपन्यास के पठितांश के आधार पर दत्ताजी राव, जो प्रमुख गांव के मुखिया जी जो थे, दत्ताजी राव जो थे, उनके चरित्र की क्या क्या विशेषताएं थी उनके बारे में देखते हैं। तो देखो, राव साहब
मैं एक बार इसको पास में ले लेता हूँ। राव साहब गांव के सम्मानित जमींदार हैं। उनके चरित्र की विशेषताएं इस प्रकार हैं: नेक दिल, ठीक है, और उदार, रोबीले इंसान। राव साहब के नेक दिल, उदार और रोबीले जमींदार हैं। कभी लेखक के दादा उन्हीं के खेतों में काम किया करते थे। वे अपने गुणों के आधार पर सहायता मांगने पहुंचने वालों की सहायता करते थे, ठीक है। इस दृष्टि से उन्होंने लेखक की माँ की पीड़ा सुनकर लेखक की पढ़ाई के लिए हाँ कर दी, ठीक है। और बात के धनी जमींदार, बात के धनी थे, उन्हें लेखक की माँ से कहा था कि इसके दादा को मेरे पास भेजना, ठीक है। दत्ताजी राव ने क्या कहा था उसकी माँ को, आनंद यादव की माँ को, कि इसके पिताजी, इसके जो पिताजी हैं उनको मेरे पास भेजना, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं उन्होंने दादा को खरी खोटी सुनाकर लेखक को पाठशाला भेजने के लिए कहा, ठीक है। दादा को इस प्रकार से जो है उन्होंने समझाया, लेखक आनंद यादव के पिताजी को, कि आप बच्चे को पढ़ाई क्यों नहीं करने दे रहे हो, इस प्रकार से फटकार लगाई, ठीक है। और उसे जो है दादा उनके सामने कुछ बोल नहीं सका। अब दादा उसे कुछ भी नहीं बोल सका सामने, ठीक है, दत्ताजी राव के सामने। और लेखक को पढ़ाने के लिए हाँ कर दी। उस समय क्या कर दी उसने? हाँ कर दी, ठीक है। इस आधार पर कहा जा सकता है कि मुखिया अपनी बात के धनी थे, ठीक है। जो कहते थे वही करते थे, जो चाहते थे वो कर देते थे। इसके साथ ही वे प्रमुख बात करें तो ये सद्व्यवहारी और सच्चरित्र इंसान भी थे, ठीक है। तो ये कुछ आपके सामने दत्ताजी राव की प्रमुख चारित्रिक विशेषता है। तो यहाँ पर प्रश्न मतलब पूछा जा सकता है। अभी आनंद यादव की चारित्रिक विशेषता पूछ सकता है, आपको यहाँ पर दत्ताजी राव की चारित्रिक विशेषता पूछ सकता है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, सिल्वर वेडिंग कहानी का प्रमुख पात्र वर्तमान में रहता है किंतु अतीत को आदर्श मानता है। इससे उसके व्यवहार में क्या क्या विरोधाभास दिखाई पड़ते हैं, 100 उदाहरण उल्लेख कीजिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, निबंधात्मक प्रश्न मैं कह रहा हूं, बस ये कवर करके चले जाना, इससे बाहर नहीं आने वाला, ठीक है। तो देखो, सिल्वर वेडिंग कहानी में यशोधर बाबू वर्तमान में रहते हुए भी अतीत को आदर्श मानते हैं, जिससे उनके व्यवहार में कई विरोधाभास दिखाई देते हैं। वे पुरानी मान्यताओं पर अड़े रहते हैं। कौन? यशोधर बाबू, ठीक है। वो अपनी कल्चर के अकॉर्डिंग ही चलते आ रहे हैं, ठीक है, और अपनी संस्कृति को ही फॉलो करते आ रहे हैं। जबकि उनके बच्चे जो है वो आधुनिक विचारों से प्रभावित हैं, ठीक है। वो विदेशी कल्चर, यूरोपीय कल्चर जो है उसको फॉलो कर रहे हैं, जिससे उनके व्यवहार में संघर्ष और दूरी पैदा होती है। किसके व्यवहार में? यानी कि यशोधर बाबू तो एक अलग ही अपनी संस्कृति के अनुसार ही चल रहे हैं, ठीक है, और उनके मतलब पत्नी, उनके बच्चे वो जो है वो आधुनिकता में फंसे हैं। और आप लिख सकते हैं आगे, यह कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे हम अपने रिश्तों को संजोए और उन्हें मजबूत बनाए रख सकते हैं, ठीक है। साथ ही ये कहानी हमें ये सिखाती है कि प्रेम और समझदारी से भरे रिश्ते कैसे जीवन को संपूर्ण बनाते हैं। ये कहानी हमें समाज में बदलते मूल्यों और नैतिकता के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। और ये कहानी हमें सिखाती है कि समय के साथ रिश्तों में बदलाव आते हैं, लेकिन प्रेम और समझ की जरूरत हमेशा बनी रहती है, ठीक है। तो ये लिख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, सिल्वर वेडिंग कहानी आपके सामने ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, पहलवान की ढोलक नामक कहानी में लुटन सिंह एक ऐसा पात्र है जो आरंभ से लेकर मृत्यु पर्यंत जिजीविका का अद्भुत दस्तावेज है, कैसे समझाइए। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम पहलवान की ढोलक, जो कि आपके कवि लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु के, लेखक फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित है पहलवान की ढोलक। और इसमें जो है आप देखेंगे तो किस प्रकार से जो है गांव के अंदर प्रमुख महामारियां जैसे हैजा, मलेरिया, इस प्रकार से बीमारियां फैली हुई थी। और उस समय अकाल की वजह से लोग जो है वो मर रहे थे, घर घर खाली हो रहे थे। लेकिन उस समय लुटन पहलवान जो ढोलक बजाता रहा और गांव में एक संजीवनी शक्ति का वो कार्य कर रही थी ढोलक, ठीक है। तो देख सकते हैं कि पहलवान की ढोलक नामक कहानी में लुटन सिंह एक ऐसा पात्र है जो आरंभ से लेकर मृत्यु पर्यंत जिजीविका का अद्भुत दस्तावेज है, कैसे वो समझाना है। देखो, 9 वर्ष के अवस्था में जो है माता पिता की मृत्यु, लुटन सिंह की जो माता पिता जी थे वो 9 वर्ष की आयु में उन्हें छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है। तब विधवा सास द्वारा पालन पोषण
करने से लुट्टन सिंह का प्रारंभिक जीवन संघर्षपूर्ण रहा। ठीक है, और उसका पालन पोषण जो है उसकी सास करती हैं। ठीक है, और इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि गांव में महामारी फैलने पर दंगल में पहलवानों को मुकाबला करने में, बाद में सास व पत्नी की मृत्यु होने और 2 पुत्रों के शवों को स्वयं दफनाने में तथा जीवनांत तक ढोलक बजाते रहने से लुट्टन सिंह ने जिजीविका का परिचय दिया, क्योंकि वह हर विपरीत परिस्थितियों में भी ढोलक बजाकर लोगों को हिम्मत देता है और खुद भी हार नहीं मानता है। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं शॉर्टकट तरीके से। ये मैंने अपने हिसाब से लिखा है, बाकी इसमें आप अपने मन से लिख सकते हो इसको। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, बस ये शॉर्टकट तरीके से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्या है, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि द्विवेदी जी ने सीरीज के फुल पार्ट में सीरीज के माध्यम से क्या संदेश दिया है, स्पष्ट कीजिएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी जिनके द्वारा रचित है सीरीज के फूल। ठीक है, तो सीरीज के फूल के माध्यम से जो हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या संदेश हमें देना चाहते हैं वो आपको अपने शब्दों के अनुसार, जरूरी नहीं है कि आप है जैसा का जैसा आंसर ही लिखो, आप मन से भी लिख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, जो आपके विचार हैं। ठीक है, चलो बस समझ के लिख सकते हो कि सीरीज के फुल पार्ट में द्विवेदी जी ने बताया है कि सीरीज भीषण गर्मी और तप्त लू से अप्रभावित रहता है। इसीलिए तो सीरीज को जो है वो क्या कहा है, कालजी कहा है, अवधूत कहा है, सन्यासी कहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं, तथा शांत भाव से सुंदर फूलों की सृष्टि करता है। इस प्रकार सीरीज के माध्यम से द्विवेदी जी ये कहना चाहते हैं कि मनुष्य को भी जीवन की कठिन और संघर्षपूर्ण स्थिति में व्याकुल और विचलित नहीं होना चाहिए। आप देख सकते हैं सीरीज का फूल जो कि ग्रीष्म ऋतु के अंदर प्यारे विद्यार्थियों आपको पता होगा सभी जो वृक्ष हैं वो मुरझा जाते हैं, लेकिन सीरीज एकमात्र ऐसा प्रमुख जो है फूल है जो भीषण गर्मी हो चाहे तप्त लू हो, ठीक है, उससे वो अप्रभावित रहता है और शांत भाव से सुंदर फूलों की सृष्टि करता है। ठीक है, लहलाता रहता है। और यहाँ पर देखो इसीलिए ये कहा गया है कि मनुष्य भी जो है हार नहीं माने। ठीक है, कि भाई व्याकुल ना हो और विचलित नहीं होना चाहिए मनुष्य को भी, और उसे लगातार संघर्ष करना चाहिए, उसे शांत रहकर अपने कर्तव्य कर्म करने चाहिए। जीवन में संघर्ष और कठिनाइयों के बावजूद भी धैर्य, आत्मबल और जिज्ञासा बनाए रखना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था कि तेरे बस की बात नहीं, उसको भी करके दिखाना है। संघर्ष करते रहो। ठीक है, क्या होगा क्या नहीं होगा उसकी चिंता बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि हर एक संकट का हल होगा वो आज नहीं तो कल होगा। ठीक है, तो कठिनाइयों के बावजूद भी धैर्य और आत्मबल और जिज्ञासा बनाए रखने का संदेश दिया है इसमें सीरीज के फूल आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो चैप्टर है, जिससे हम विपरीत परिस्थितियों में भी स्थिर और सुंदर बने रहते हैं, जिस प्रकार सीरीज का फूल है वैसे ही। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों इस तरीके से उसका आंसर आपको लिखना है। ये शॉर्टकट तरीके से मैंने आपके सामने लिख रखा है। अगर आप यही लिखते हो तो भी नंबर मिलेंगे, बाकी मन से भी आप लिख सकते हो। बच्चा क्या जिद करता है, बच्चा क्या जिद करता है, लघुत्तरात्मक में आएगा ये प्रश्न। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन मैंने लघुत्तरात्मक वाले भी लिए हैं। बच्चा क्या जिद करता है, बच्चे की जिद को माता जो है वो किस प्रकार पूरा करती हैं, फिराक गोरखपुरी की रुबाइयों के आधार पर लिखेगा। देखो छोटा सा बच्चा है, वो माँ से जिद कर रहा है कि माँ मुझे चांद चाहिए, वो चांद चाहिए। ठीक है, और किस प्रकार से माँ उसको बहलाती हैं। और फिर देखिएगा कि बच्चा क्या जिद करता है, तो बच्चा चांद को लेने की जिद कर रहा है। बच्चे की जिद को माता किस प्रकार पूरा करती है वो देखते हैं अभी। फिर गोरखपुरी की रुबाइयों के आधार पर हमें लिखना है। तो देखो बच्चा माँ से चांद को लेने की जिद कर रहा है कि माँ मुझे वो चांद चाहिए। माता बच्चे की जिद को पूरी करने के लिए पूरी समझदारी दिखाती है, उसके हाथ में एक दर्पण दे देती है। ठीक है, कांच दर्पण, जिससे क्या होता है कि वो जो सूर्य है वो पूरा कांच में पड़ जाए और उस दर्पण में दिखाई दे। ठीक है, जिससे उसका प्रतिबिंब दिखाकर मतलब हाँ उसके हाथ में दर्पण दे देती हैं और उसका प्रतिबिंब दिखाकर कहती हैं कि देख चांद तुम्हारे पास आ गया है। ठीक है, और इस तरह वह ममता भरी समझ से बच्चे को मना लेती हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों आप इसका आंसर इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
अगला क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, बस ये क्लास आपके ऐप के लिए है, सभी विद्यार्थी अच्छे से नोट करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होने जा रही है प्यारे विद्यार्थियों। और आपके लिए मैं जो क्वेश्चन दे रहा हूँ, बाकी लघुत्रात्मक क्वेश्चन की मैंने डायरेक्ट बुलेट 6 या 7 थी, ऐसे 7 थी मेरे हिसाब से, वो डायरेक्ट उसकी पीडीएफ भी आपको उपलब्ध करवा दी, बस उसको पढ़ लेना। लघुत्रा इजी क्वेश्चन थे, डायरेक्ट पीडीएफ आपके लिए, ठीक है। उषा कविता के आधार पर बताइए कि कवि ने किन उपमानों का प्रयोग कर कविता को गतिशीलता दी है। उषा कविता जो कि एक शमशेर बहादुर सिंह जो कवि है, उनकी प्रमुख कविता है उषा कविता। इसमें उषा कविता के आधार पर हमें बताना है कि ऐसे कौन कौन से उपमानों का इसमें प्रयोग किया है। तो देखो, उषा कविता में कवि शमशेर बहादुर सिंह ने प्रातःकालीन की सुंदरता, ठीक है, सुबह की प्रमुख सुंदरता का यहाँ पर इसमें समावेश हुआ है, और गतिशीलता प्रदान करने के लिए विभिन्न उपमानों का इसमें प्रयोग किया गया है। जैसे प्रमुख शब्दों का इसमें राख से लिपा हुआ चौका, ठीक है, ये ऐसे प्रयोग हुए, राख से लिपा हुआ गीला चौका, साथ ही लाल केसर से धोया हुआ सिल, और स्लेट पर चाक के रंग से बने अदृश्य बच्चों के हाथ, इसमें ऐसे कुछ उपमानों का इसमें प्रयोग हुआ है। तो वो आप इसमें लिख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है। चलो, ये कुछ क्वेश्चन है आपके लघुत्रात्मक में आएंगे। कैमरे में बंद अपहज कविता, ये आपके वापस निबंधात्मक में आ सकता है कि कैमरे में बंद अपहज जो कविता है आपके, देखो कविता में प्रश्नकर्ता का क्या उद्देश्य रहा है, उसके स्थान पर यदि आप होते तो साथ किस प्रकार लेते, ठीक है। कैमरे में बंद एक अपहज कविता जो रघुवीर साय जी की प्रमुख रचना है, और इसमें हमें यह बताना है कि भाई प्रश्नकर्ता का क्या उद्देश्य रहा है, वो किस प्रकार से एक अपहज व्यक्ति को प्रश्न पूछता है, और उसके स्थान पर यदि आप होते तो आप किस प्रकार से जो है किस प्रकार उसका साथ देते हैं, ठीक है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, कविता कैमरे में बंद अपहज में प्रश्नकर्ता का उद्देश्य है समाज में अपहजों की स्थिति और उनके प्रति लोगों की सोच को उजागर करना है, ठीक है। एक अपहज व्यक्ति, एक अपंग व्यक्ति, उसके बारे में जानना कि मतलब यहाँ पर कि उनके प्रति, मतलब उस अपहज के प्रति लोगों की क्या धारणा है, लोग क्या विचार रखते हैं, ठीक है, उसके बारे में क्या सोच रखते हैं। ये कविता अपहजों की भावनाओं, ठीक है, अपहज के क्या विचार है, क्या उसकी भावना है, ठीक है, और भावनाओं, संघर्षों और उनके प्रति संवेदनशीलता को दर्शाती है, ठीक है। ये कविता आपके जो कैमरे में बंद अपहज कविता है, ये क्या दर्शाती है, ये एक अपहज व्यक्ति की प्रमुख संघर्ष और उनके प्रति संवेदनशीलता को दर्शाती है। यदि मैं साक्षात्कार लेता, मैं यदि साक्षात्कार लेता तो मैं प्रश्नकर्ता से उनके अनुभव, ठीक है, उनके अनुभव, अपहज के प्रमुख अनुभव और प्रेरणा और कविता के पीछे के भावनात्मक पहलुओं के बारे में पूछता। दूसरे प्रश्न में सिल्वर वेडिंग कहानी का वर्तमान समय में प्रसंग ये है कि ये विवाह रिश्तों, अच्छा प्यारे विद्यार्थियों 2 मिनट रुको, देखो ये गड़बड़ कर दी, यहाँ पर बढ़ रही है कहानी, हमें उन मूल्यों की याद दिलाती है इस तरह। प्यारे विद्यार्थियों बस थोड़ा यहाँ पर गलती हो गई, मिस्टेक हो गई है, तो इसमें आप यहाँ कर देना। देखो ये सिल्वर वेडिंग कैसे आ गया, पहलुओं के बारे में पूछा, दूसरे प्रश्नों में मैं सिल्वर वेडिंग कहानी, नहीं, ये गलत हो जाएगा। इसमें इसको यहाँ काट लो प्यारे विद्यार्थियों, ये कट जाएगा यहाँ से, ठीक है, ये कट जाएगा, ये पूरा, ये नीचे वाली लाइन आप काट देना इसको। तो इसमें आप ये लिख सकते हैं, यदि मैं साक्षात्कार लेता तो मैं प्रश्नकर्ता से उनके अनुभव, प्रेरणा और कविता के पीछे के भावनात्मक पहलुओं के बारे में पूछता। बस आपको यही करना है प्यारे विद्यार्थियों, बाकी ये आगे गलत दे रखा है इसका, ठीक है। आप इसको, मैं अगर आपकी पीडीएफ भी आपको डालूंगा अभी, पीडीएफ भी, तो इस पीडीएफ में भी आपको ये नहीं पढ़ना है, ठीक है, ये नहीं पढ़ना है प्यारे विद्यार्थियों। मैं फिर कह रहा हूँ, आप सभी विद्यार्थी देखना इसको, यहाँ से इसका आंसर नहीं रहेगा, ये नीचे वाली 3 लाइनें कट जाएगी, ये कट जाएगी, तीनों गलत है, ओके, ये तीनों गलत है। मैं डायरेक्ट इसको ऐसे कर रहा हूँ, ये तीनों नहीं पढ़नी है, बस यहाँ तक कर देना, इसका आंसर यहाँ तक कर देना, ठीक है, बस इतना सा करना है आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला है कि सिल्वर वेडिंग कहानी के वर्तमान समय में क्या प्रासंगिकता है, अपने शब्दों में स्पष्ट करें। हाँ, अब ये क्वेश्चन आया है, ठीक है, उसके अंदर ऐड कर दिया गया है। तो देखो, सिल्वर वेडिंग कहानी जो थी, इसके वर्तमान समय में क्या प्रासंगिकता है, अपने शब्दों में स्पष्ट करो। तो सिल्वर वेडिंग कहानी के वर्तमान समय में प्रासंगिकता है इस बात में है कि यह हमें समाज में बदलते मूल्यों और नैतिकता के बारे में सोचने पर मजबूर करती है, ठीक है। ये कहानी हमें ये दिखाती है कि समय के साथ समाज में परिवर्तन होते हैं, ठीक है, समय के साथ साथ जो है वो समाज के अंदर भी बदलाव होते हैं प्रमुख, और हमें इन परिवर्तनों को, इन बदलावों को समझने और स्वीकार करने की आवश्यकता है। जो हमें लगता है कि हाँ ये सही है, तो उसको
अपना लेना चाहिए, और जो हमें लगता है कि ये गलत हैं तो उसको हमें अपनाना नहीं चाहिए, ठीक है। और हमें अपने कल्चर को ही फॉलो करना है। ये कहानी हमें यही बताती है कि हम अपनी संस्कृति का पालन करें, ठीक है, और विदेशी कल्चर को ना अपनाएं, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। तो ये प्रमुख आप लिख सकते हैं। सिल्वर वेडिंग कहानी के वर्तमान समय में क्या प्रासंगिकता है, अपने शब्दों में इस प्रकार से आप स्पष्ट कर सकते हैं कि हाँ, कुछ भी करो लेकिन अपनी संस्कृति को फॉलो करो, अपनी संस्कृति को अपनाओ, अपनी संस्कृति का ह्रास ना होने दो, ठीक है। तो ये लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला है कि सिल्वर वेडिंग कहानी की मूल संवेदना क्या है। देख लीजिएगा, सिल्वर वेडिंग कहानी की मूल संवेदना यह है कि इस कहानी के माध्यम से कहानीकार ने आधुनिक समाज की विसंगतियों को उजागर किया है। इस कहानी में आधुनिक दिखावटी जीवन शैली एवं पारंपरिक संस्कार एवं मूल्य के टकराव को अभिव्यंजित किया है। मानवीय मूल्यों, भाईचारा, रिश्तेदारों, बुजुर्गों का सम्मान आदि का हाशिए पर जाना एवं पाश्चात्य संस्कृति का प्रभुत्व ये प्रभाव भी इस कहानी में स्पष्ट किया गया है। तो आप लिख सकते हैं सिल्वर वेडिंग कहानी, जिसमें किस प्रकार से यशोधर बाबू जो अपनी संस्कृति को फॉलो कर रहे हैं और उसके बच्चे और उनकी पत्नी जो है वो विदेशी कल्चर, पाश्चात्य संस्कृति की ओर अग्रसर हो रही हैं, ठीक है। तो इसमें दो पीढ़ियों के बीच टकराव का इसमें जिक्र किया गया है, वर्णन किया गया है। ये आप इसमें लिख सकते हैं, ये सिल्वर वेडिंग कहानी की प्रमुख मूल संवेदना है, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। इस तरीके से आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला है कि जिन लोगों के बाल बच्चे नहीं होते उनकी मौत जो हुआ होगा से हो जाती है। इस कथन से आप कहाँ तक सहमत हैं? जिन लोगों के बच्चे नहीं होते, बात हो रही है यशोधर बाबू के प्रमुख आदर्श किशनदास की, ठीक है। अब यहाँ पर किशनदास जी की मृत्यु के संबंध में कुछ भी पूछा जाता है तो कहते हैं हर किसी का रिप्लाई मिलता है जो हुआ होगा, ठीक है। जिन लोगों के बाल बच्चे नहीं होते उनकी मौत जो हुआ होगा से हो जाती है। इस कथन से आप कहाँ तक सहमत हैं? आप क्या विचार रखते हैं वो स्पष्ट करो। तो देखिएगा, इस प्रश्न में दो मुख्य कथनों पर विचार करने के लिए कहा गया है। पहले कथन में यह कहा गया है कि जिन लोगों के बाल बच्चे नहीं होते उनकी मौत हो जाती है। ये कथन जीवन के सामाजिक और भावनात्मक पहलुओं को दर्शाता है, ठीक है। परिवार और संतान का होना व्यक्ति के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। परिवार और संतान का होना भी बहुत ज़रूरी है ताकि वो भी हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी वो चलती रहे और हमें भी लोग जो है वो आगे से आगे जो है वो जान सके। जब किसी व्यक्ति के पास परिवार नहीं होता है तो वह अकेलापन और निराशा का सामना करता है, ठीक है। अकेला ही महसूस करता है और निराशा का सामना करता है, जो अंततः उसकी मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डाल सकता है। इसीलिए इस कथन से मैं सहमत हूँ कि परिवार का होना भी जीवन को अर्थपूर्ण बनाता है, ठीक है। और दूसरे कथन में दादा की समझ से गुण ज़्यादा निकालने की अपेक्षा भाव अधिक मिलना चाहिए। ये कथन वर्तमान समाज में प्रतिस्पर्धा और धन के प्रति लोलुपता की प्रवृत्ति को दर्शाता है। प्रतिस्पर्धा मतलब होड़, ठीक है, और कैसा लोलुपता की प्रवृत्ति को दर्शाता है। आज के समय में लोग अक्सर धन और भौतिक संपत्ति को प्राथमिकता देते हैं। आज सबसे ज़्यादा आप वैल्यू देखेंगे, आजकल ज्ञान को नहीं देखा जाता है, भले ही कितने ज्ञानी क्यों ना हो, ठीक है, उसको ज्ञान की पूजा नहीं होती है आजकल। तो भले ही मतलब धन की प्राप्ति होती है पैसों की, ठीक है, पैसों की पूजा होती है। जिनके पास ये धन है उसी को ज्ञानी समझा जाएगा। ज्ञानी एक तो ज्ञानी है, एक बिल्कुल पागल है। ज्ञानी के पास पैसे कुछ नहीं है, पागल के पास पैसे भरे हुए हैं, तो पागल की इज्जत होगी, ज्ञानी की इज्जत नहीं होगी, क्योंकि आजकल यही चलता है सब कुछ, ठीक है। तो वर्तमान समाज में प्रतिस्पर्धा धन के प्रति, या पर ये हो गया, लोग अक्सर धन और भौतिक संपत्ति को पहली प्राथमिकता देते हैं, जबकि भावनात्मक और नैतिक मूल्यों को नज़रअंदाज करते हैं। आप ये देख लो, उदाहरण के तौर पर मान लो जैसे गवर्नमेंट जॉब में एक व्यक्ति को गवर्नमेंट जॉब में है और एक गवर्नमेंट जॉब में नहीं है। गवर्नमेंट जॉब में बिल्कुल भी लगा हुआ व्यक्ति, उसको बिल्कुल संस्कार नहीं है, वो मुंह में गुटखा चबा रहा है, क्या खा रहा है, शराब पी रहा है, ठीक है। और एक तो वो ज्ञानी व्यक्ति है, वो अच्छा काम कर रहा है, ठीक है, लेकिन उसके पास पैसे की आर्थिक तंगी है, तो उसकी इज्जत नहीं होगी। उस जो सरकारी जॉब में लगा हुआ उसकी इज्जत होगी, क्योंकि उसको लोगों को पता है कि भाई उसके पास पैसे है, धन है, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब है। तो यानी कि ज्ञान की यहाँ पर पहली प्राथमिकता धन को दी जा रही है। इस संदर्भ में मेरा मानना है कि हमें भावनात्मक संबंधों और मानवता के मूल्यों को प्राथमिकता देनी चाहिए। तो ये लिख सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों, मतलब बड़े बड़े नंबर के अंदर निबंधात्मक में ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, तो आप इस प्रकार से इसका आंसर लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, काले मेघा पानी दे
पाठ में लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के द्वंद्व का सुंदर चित्रण है। इस संबंध में अपने विचार व्यक्त कीजिएगा। काले मेघा पानी दे, जो कि धर्मवीर भारती की एक प्रमुख रचना है, जिसमें आपको इस पाठ में लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के द्वंद्व का हमें सुंदर चित्रण करना है अपने शब्दों के अंदर। तो काले मेघा पानी दे संस्मरण में लेखक ने पुरानी परंपरा का इसमें वर्णन किया है, जब वर्षा के अभाव में लोग जो है त्राहि त्राहि, ठीक है, वर्षा के अभाव में लोग जो है वो त्राहि त्राहि कर उठते हैं। हाँ, चल रहा है प्यारे विद्यार्थियों, 25 मिनट का हो गया वीडियो। त्राहि त्राहि कर उठते हैं, पेड़ पौधे सूखने लगते हैं, तब इंद्रसेना के लड़के बादलों से पानी मांगने गलियों में निकलते थे। ठीक है, जब वर्षा का अभाव, वर्षा में कमी होती है, जब वर्षा नहीं होती है तो क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, लोग उन्हें पानी से तरबर कर देते हैं। ठीक है, मतलब जो देखो पेड़ पौधे सूखने लगते हैं, वर्षा नहीं होती तो पेड़ पौधे सूखने लगते हैं, तब इंद्रसेना के लड़के जो है बादलों से पानी मांगने के लिए गलियों में घूमते निकलते हैं, लोग उन्हें पानी तरबर कर देते हैं। लोगों का विश्वास था कि इससे वर्षा होगी। वर्षा होने के बारे में विज्ञान का अपना सिद्धांत और तर्क है, किंतु जन विश्वास उससे ऊपर हैं। विज्ञान के सफल ना होने पर लोग अपने विश्वास के अनुरूप आचरण करने से नहीं चूकते। जन विश्वास और विज्ञान का यही द्वंद्व इस संस्मरण का वर्ण विषय है। लेखक का तर्कशील मन इसे पानी को बर्बादी मानता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब जब वर्षा नहीं हो रही है तो गांव के जो प्रमुख लड़कों की जो टोली है, जो अपने आप को मेंढक मंडली या इंद्रसेना जो कहती हैं, वो गली गली जो है वो नंग धड़ंग कीचड़ में लौटती हैं और गांव वाले जो लोग हैं उन पर पानी डालते हैं। ठीक है, तब लेखक और दीदी के बीच एक संवाद चलता है, जिसमें लेखक जो है वो उसको गलत ठहरा रहा है कि ये बिल्कुल गलत है, ये पानी की बर्बादी है। तब दीदी उसको जो है वो तर्क देकर समझा रही है लेखक को कि नहीं, ये गलत नहीं है। ठीक है, ये इंद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए, ठीक है, और ये पानी मांग रहे हैं तो भगवान प्रसन्न होंगे और पानी देंगे। दीदी का कहना था कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, और विज्ञान का यही द्वंद्व संस्मरण का वर्ण विषय है। लेखक का तर्कशील मन इसे पानी को बर्बादी मानता है, जबकि जीजी का मानना है कि दान और त्याग द्वारा देवता को प्रसन्न किया जाता है। ठीक है, कि दान और त्याग इसके द्वारा हम देवता को प्रसन्न कर सकते हैं। तर्क बुद्धि से लेखक का मत ठीक लगता है, जबकि आस्था की दृष्टि से जीजी का मत ठीक लगता है। ये अलग अलग है। विज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो लेखक का मत जो है वो बिल्कुल ठीक था, लेकिन जब हम आस्था की दृष्टि से यदि देखते हैं तो जीजी का मत भी यहाँ पर ठीक है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं कि काले मेघा पानी दे पाठ में लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के द्वंद्व का सुंदर चित्रण, इसमें सभी के अलग अलग मत अपनी सोच के अनुसार हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला देखो। सभी की सोच अलग अलग होती है। ठीक है, अपाहिज से पूछना कि अपाहिज होकर आपको कैसा लगता है, आपकी दृष्टि में किस प्रकार का आचरण है। ठीक है, तो ये बिल्कुल आचरण गलत है। आप अगर किसी अपंग व्यक्ति को अगर पूछ रहे हैं, मान लो किसी का पैर टूटा हुआ, उसको आप जाके बोलोगे कि आपका पैर टूटा हुआ आपको कैसा लगता है, ऐसे थोड़ी पूछोगे आप, हैं, आपको कैसा लगता है, आप कैसे चलते हैं। तो देखो, अपाहिज से पूछना कि अपाहिज होकर आपको कैसा लगता है, हमारी दृष्टि से ये बिल्कुल गलत आचरण है, ऐसे हमें नहीं पूछना चाहिए। ठीक है, दिव्यांग व्यक्ति में हीन भावना की उत्पत्ति करता है, ऐसे तो हीन भावना की उत्पन्न कर रहा है, ऐसे प्रश्न पूछेंगे तो उस व्यक्ति का आत्मविश्वास कम हो जाता है। ठीक है, जो आत्मविश्वास है वही कम हो जाता है। इस प्रकार के आचरण को किसी भी व्यक्ति को अपनाना नहीं चाहिए। तो ये गलत आचरण है प्यारे विद्यार्थी। ऐसे प्रश्न आए तो आपको लघुतरात्मक में आएगा, वैसे ये निबंधात्मक में नहीं आएगा। अगला देखो, यशोधर बाबू की पत्नी उनकी अपेक्षा अधिक प्रगतिशील है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो यशोधर बाबू ठेठ ग्रामीण परिवेश से मैट्रिक पास कर दिल्ली महानगर में किसंदा के पास नौकरी प्राप्त करने की इच्छा से पूरित होकर आए थे। उनकी पत्नी भी ग्रामीण परिवेश की थी और कम शिक्षित थी, फिर भी उनकी पत्नी उनकी अपेक्षा महानगर के जीवन से अर्थात आधुनिकता से पूर्ण प्रभावित थी। तो देखो, इधर यशोधर बाबू तो देखो आप देख रहे हैं कि ग्रामीण परिवेश से मैट्रिक पास कर दिल्ली महानगर में किसंदा के पास नौकरी प्राप्त करने की इच्छा से पूरित होकर आए थे। अब इतनी बड़ी मैट्रिक परीक्षा ये सब कुछ इसने उत्तीर्ण कर ली, पढ़ा लिखा शिक्षित, और उसकी पत्नी तो बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं थी, बस ग्रामीण परिवेश की ओर से जो है वो कम शिक्षित थी। फिर भी उनकी पत्नी उनकी अपेक्षा महानगर के जीवन से अर्थात आधुनिकता के लोभ में फंस जाती हैं। ठीक है, आधुनिकता से पूर्ण प्रभावित थी। वे अपने पति के नारे का विरोध करती, ठीक है, कि ये हमारे पति बिल्कुल गलत हैं। ठीक है, वो अपने बच्चों का सपोर्ट कर रही हैं और वे आधुनिक रंग ढंग से रहना चाहती थी। ठीक है, और
वे अपनी बेटी के कहे अनुसार नए ढंग के कपड़े पहनना चाहती थी। बेटी ने पहना दिए पैंट पहरा दी जींस। यशोधर बाबू कहे तो बैंडी पैंट के पहरे है, तो कहे कि बैंड तो है तोती पहरे है। ठीक है, फिर झगड़ो है आपस के मायने। तो देखो उसने होठों पर लाली, देखो बूढ़ी आत्मा होठों पर लगा दी लाली कि तेरी होठों की लाली क्या बता रही है। यशोधर बाबू ने कहा कि थने के करनो तो धोती क्या बता रही है तेरी। ठीक है, और अनुसार नए ढंग के कपड़े पहनना चाहती थी। बालों पर खिजाब लगाना, ओहो बाल का मायने देखो बूढ़ी आत्मा ने देखो क्या लगावे। ऊंची एडी की चप्पल पहनना, बूढ़ी आत्मा पड़ गई तो लाग जा गोडा मारे। यशोधर बाबू कहे कि ऊंची ये चप्पल मत पहरिया कर। ठीक है, ये ऊंची एडी की चप्पल मत पहन थूँ कि पड़ गई तो मन लगे मार माता आई थूँ, एक कमर तुड़ा दी थूँ कि नहीं। तो इस प्रकार से उसको गलत ठहराई है यशोधर बाबू को। सिर पर पल्लू ना रखना, ओह सिर पर पल्लू नहीं रखे कोई टेंशन नहीं, देखो पल्लू न रखना प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार वे ग्रामीण परिवेश को भूलकर शहरी जीवन की ओर आकर्षित हो गई। इस तरह कह सकते हैं कि यशोधर बाबू की पत्नी अधिक प्रगतिशील है। ठीक है, आप देख सकते हैं। चलो प्रगतिशील के भाटा है ये। चलो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों की यशोधर बाबू की पत्नी उनकी अपेक्षा अधिक प्रगतिशील है, उदाहरण सहित स्पष्ट करो। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं इसका आंसर। आधुनिकता के मोह में फंस गई, सबसे तेज बौछारेगी भादो गया के बाद प्रकृति में जो बदलाव आए जो कवि ने किए हैं उसको अपने शब्दों के अंदर आप स्पष्ट लिखेंगे। भादो मास में बारिश की तेज बौछारें पड़ती हैं। भादो के बीतते ही बरसात का मौसम समाप्त हो जाता है, तब आकाश एकदम निर्मल हो और स्वच्छ बन जाता है। शरद ऋतु प्रारंभ हो जाती है, तब सवेरा खरगोश की लाल भूरी आंखों के समान खिला खिला सा लगता है, चमकीला लगता है। धरती पर धूल और रास्तों में कीचड़ नहीं रहता है, आसपास का सारा वातावरण चमकने लगता है। हवा भी शीतल और सुगंधित बहने लगती हैं और फूल पौधों पर तितलियां मंडराने लगती हैं। ये पतंगबाजी का मौसम आ जाता है। तो ये इस प्रकार से आप लिख सकते हैं कि सावन गया, सबसे तेज बौछारें गई और भादो गया। इसके बाद जो प्रकृति में परिवर्तन आते हैं वो आप अपने शब्दों के अनुसार लिखना है प्यारे विद्यार्थियों। बस इस तरीके से जो पेड़ पौधे हैं उस पर नए जो है वो कूपले फूटते हैं। ठीक है, और नया परिवेश हरा भरा हो जाता है। नेक्स्ट देखो अगला, पर्दे पर वक्त की कीमत है। अच्छा, पर्दे पर किसकी कीमत है? वक्त की कीमत है। पर्दे पर वक्त की कीमत है कहकर कवि ने पूरे साक्षात्कार के प्रति अपना नजरिया किस रूप में रखा? तो कवि कहते हैं कि टेलीविज़न कार्यक्रमों का उद्देश्य बस पैसे कमाना होता है, उनका समाज सुधार से कोई लेना देना नहीं होता है। इन कार्यक्रमों में कमज़ोर व्यक्ति विकलांग को रखा जाता है ताकि वे दर्शकों को आऊक कर सके और कार्यक्रम को सफल बना सके। प्रश्नकर्ताओं को विकलांग से कोई मतलब नहीं होता है, वो बस उनका इस्तेमाल करते रहते हैं। कवि कहते हैं कि कार्यक्रम निर्माता दर्शकों से सहानुभूति लेते हैं और उन्हें ज़रा भी शर्म नहीं आती है। अपनी ऐसी क्रूरता दिखाते हुए ये सब कहकर कवि गुस्सा होते हैं। ठीक है, कवि को गुस्सा आ रहा है इस प्रकार से कहते हुए। तो इसमें जो है उनको कोई मतलब नहीं है, उनका बस कार्यक्रम आकर्षक रोचक बन सके और दर्शकों की संख्या बढ़ सके और उसका कमजोरी का फायदा उठा सके। ठीक है, नेक्स्ट अगला देखो, छोटे चौकोने खेत को कागज का पन्ना कहने में क्या अर्थ निहित है? इसमें यह अर्थ निहित है कि खेत चौकोर आकार में बना होता है। ठीक है, चौकोर आकार में बना होता है खेत, तथा जिस प्रकार खेत में बीज, पानी, खाद आदि हम डालते हैं खेत के अंदर और तब उसमें अंकुर उगकर फल फूल जो है फूल फल आदि लगते हैं। ठीक है, उसी प्रकार जो है वो कागज के चौकोर पन्ने पर ही कवि अपने मन के जो भी भाव हैं, मन के जो भी विचार हैं, ठीक है, उन शब्द को जो है शब्दबुद्ध करके रस अलंकार आदि की अभिव्यक्ति करता है तथा फल रूपी आनंद रस की उत्पत्ति करता है। इस तरह कवि ने अपने कवि क्रम को किसान की तरह बताने के लिए कागज के पन्ने को चौकोर खेत कहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अगला है कि यशोधर बाबू अपने बच्चों से क्या अपेक्षा रखते थे? सिल्वर वेडिंग कहानी के आधार पर बताइए। यशोधर बाबू बच्चों से अपेक्षा रखते थे कि वे उन्हें बुजुर्ग और सांसारिक जीवन का अनुभव संपन्न व्यक्ति माने, उनका सम्मान करें, घर गृहस्थी के हर मामले में उनसे सलाह ली जाए, कोई भी काम उनसे बिना पूछे ना किया जाए, बच्चे अपना वेतन भी उन्हें ला कर दे, उनके बेटे घर के रोजमर्रा के कामों में उनका हाथ बटाए तथा उनकी इच्छा अनुसार उनकी बेटी शालीन कपड़े पहने। ठीक है, अब तो शर्म तो आती है प्यारे विद्यार्थियों। देखो मान लो बेटी है यशोधर बाबू की, वो ऐसी नंगी फर रही है, क्या मतलब? दुख तो होता है, अपने पिताजी को दुख तो होता ही है बेटे को।
अरे पिताजी को दुख तो होता ही है कि भाई ये मेरी लड़की है, मेरी बेटी है, और ये ऐसे कैसे फिर रही है दुनिया के सामने। ठीक है, दुख तो होता है हर कोई, लेकिन समझने वाले समझते हैं, बाकी हर कोई क्या समझता है। वे रिश्तेदारी एवं सामाजिक कार्यों में उनका सहयोग करें, परंपराओं को निभाए, धार्मिक कार्यों के प्रति आकर्षित हो। सिल्वर वेडिंग पर बड़े बेटे ने उनसे कहा कि सवेरे उन्हीं ड्रेसिंग गाउन पहनकर आप दूध लाने जाया करें। ये बात यशोधर बाबू को अच्छी नहीं लगी, क्योंकि उनकी अपेक्षा थी कि वे स्वयं दूध लाने हेतु के हैं। ठीक है, अब वो बोल रहा है, बच्चा बोल रहा है, पिताजी को बोल रहा है कि आप दूध लेके जाए तो ये ऊनी ड्रेसिंग गाउन जो है पहन के जाए। अब यशोधर बाबू के मन में इच्छा थी, देखो ये मुझे बोल रहा है, यशोधर बाबू को खुद को बोलना चाहिए कि आप भी मेरा ये घर में आधा काम इस प्रकार से करें, आपको जाना पड़ेगा दूध लाने के लिए, तुझे जाना पड़ेगा। ऐसे यशोधर बाबू की इच्छा थी, लेकिन देखो पिताजी को काम करवा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं प्यारे विद्यार्थी। और वो भी उन्हें ड्रेसिंग गाउन इसीलिए लेके आया था कि वो फटे फूटे कपड़े पहन के जाते हैं। भक्तिन द्वारा शास्त्र के प्रश्न को सुविधा से सुलझा लेने का क्या उदाहरण लेखिका ने दिया। तो भक्तिन शास्त्र के प्रश्न को अपने अनुसार सुलझा लेती हैं। इस बात पर लेखिका ने उदाहरण दिया कि जब भक्तिन ने अपना सिर मुंडवाना चाहा तो महादेवी ने उसे ऐसा करने से रोका। इस पर भक्तिन ने अपने कार्य को शास्त्र सम्मत बताया और कहा कि तीर्थ गए मुड़ाए सिद्ध। उसका यह वचन किसी शास्त्र का न होकर अपनी समझ से गढ़ा गया अथवा लोगों से सुना हुआ था, जिसे उसने शास्त्र का बता दिया था। ठीक है, तो ऐसा लिख सकते हैं इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बादलों के आगमन से प्रकृति में होने वाले किन किन परिवर्तनों को कविता बादल राग रेखांकित करती है। देखो, बादलों के आगमन से प्रकृति में अनेक परिवर्तन, अनेक बदलाव आते हैं, और बादलों की गर्जना से बिजली कड़कने और मूसलाधार बरसने से भय का वातावरण बन जाता है, थोड़ा डर का वातावरण बन जाता है। बिजली गिरने से बड़े बड़े लता वृक्ष धराशायी हो जाते हैं, बाढ़ आ जाती है, विनाश का दृश्य भी दिखाई देता है। लेकिन एक लाभ होता है, छोटे छोटे पौधे खेतों की हरियाली लहराने लगती है। ठीक है, कमल खिल जाते हैं तथा धरती अंकुरित हो जाती है, नए नए कोपले छूटने लग जाते हैं। ठीक है, और सारी प्रकृति में परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, तो ये लिख सकते हो, आप मन से लिख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अगला, जूझ आत्मकथात्मक अंश के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। तो जूझ आत्मकथात्मक उपन्यास का जितना अंश पाठ रूप में संकलित हैं वे पूरी तरह शिक्षाप्रद और स्वदेशी हैं। इसके माध्यम से लेखक ने पाठकों को संघर्ष करने की सीख दी है। मनुष्य के जीवन की परिस्थितियां चाहे जितनी विकट हो, सामने भीषण संकट हो, बाधाएं हो, उनसे घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उसे सहनशीलता, धैर्य, हिम्मत और संघर्ष के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। पढ़ाई छूट जाने के बाद भी लेखक के मन में पढ़ने की तीव्र लालसा, किंतु उसका पिता बाधा बना हुआ है। माँ की सहायता से पिता की सीधी राह पर ले जाता है। वे पाठशाला जाने लगता है। पाठशाला में बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं, किंतु वह धैर्यपूर्ण अपनी पढ़ाई पूरी करता है। इस प्रकार वह संघर्ष कर आगे बढ़ने में सफल हो जाता है और उसका भविष्य संवर जाता है। ठीक है, तो इस जूझ आत्मकथात्मक अंश का ये उद्देश्य है कि जीवन में हमें हार नहीं माननी चाहिए, लगातार हमें संघर्ष करना चाहिए, सोच बड़ी रखो और कड़ी मेहनत करो और पक्का इरादा करो, ताकि सफलता आपके घुटनों में आ पड़े। आप कैसे कह सकते हैं कि यशोधर बाबू किशनदा के मानस पुत्र हैं? कहानी के आधार पर स्पष्ट करो। देखो, यशोधर बाबू हर छोटी छोटी बात में किशनदा का अनुकरण करते, हर छोटी छोटी बात पर किशनदा का अनुकरण करते। ठीक है, कि ये बात ऐसी थी, उनको ही अपना आदर्श मानते। अब आदर्श, ठीक है, ये आदर्श का मतलब एक तरह गुरु मान लो। किशनदा की तरह ही उनका हाथ मिलाकर हंसना, प्रशंसा पाकर झेपना, ऑफिस से चलते चलते जूनियर से कोई मनोरंजक बात कहकर दिन भर के शुष्क व्यवहार का निराकरण करना, दफ्तर से मंदिर जाना, सुबह की सैर करना, मकान बनवाने की सोचना आदि सभी बातों पर किशनदा की ही छाप है। इसके साथ ही घर में होली गंवाना, जन्य पुण्यों के समय लोगों को अपने घर बुलाना तथा रामलीला की तैयारी के लिए कमरा देना, ये सब आदतें किशनदा ने ही उनमें लगाई हैं। इन सब बातों के आधार पर कहा जा सकता है कि यशोधर बाबू किशनदा के क्या थे? मानस पुत्र है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट अगला, पहलवान की ढोलक कहानी में निहित संदेश से उद्देश्य को स्पष्ट कीजिए। तो इस कहानी में यह संदेश निहित है कि कलाकार कभी प्रसारित नहीं हो सकता, अतः सभी को कलाओं को संरक्षण देना चाहिए। जिजीविषा एवं जीवट वाले व्यक्ति समाज को आपदाओं से मुकाबला करने में सक्षम बनाते हैं और कला का सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टि से क्या विशेष महत्व रहता है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखें। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पैसे की व्यंग्य शक्ति को लेखक ने क्या बताया? जो पैसों की क्रय शक्ति है उसको लेखक जैनेंद्र कुमार क्या बताते हैं? वो आपको बाजार दर्शन
अध्याय के अनुसार हमें स्पष्ट करना है तो लेखक ने पैसे की व्यंग्य शक्ति को दारुण तथा मन में दुर्भावना बढ़ाने वाली बताया है। जहाँ पैसे की अधिकता से व्यक्ति स्वयं को श्रेष्ठ मानने लगता है और स्वार्थी बन जाता है, वही पैसे के अभाव में व्यक्ति सोचता है कि मैं मोटर वालों के धनपतियों और वैभवशालियों के घर में क्यों पैदा नहीं हुआ। देखेगा ये स्वार्थ आ जाता है। इस तरह पैसे की व्यंग्य शक्ति में ईर्ष्या, द्वेष और हीन भावना जैसे प्रमुख विचारों को बढ़ाती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप आंसर लिख सकते हो। प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही और इसी के साथ हम देखे हैं और कुछ क्वेश्चन ही थे आपके सामने लघुत्तरात्मक, बाकी जितने भी थे वो आपके सामने निबंधात्मक ही थे। ठीक है, बस आज के लिए प्यारे विद्यार्थियों इतना ही। और सभी विद्यार्थियों ने महेंद्र बेउर कोचिंग ऐप डाउनलोड किया है तो आप सभी विद्यार्थियों के विश्वास पर खरा उतरूंगा और मैं 100% बेस्ट दे रहा हूं। और आप सभी विद्यार्थी, मैंने जो लघुत्तरात्मक प्रश्न करवाए, ऐसे प्रश्न देखो ये आसान नहीं है सेलेक्ट करना, इनकी टाइपिंग करना। प्यारे विद्यार्थियों, आपके लिए स्पेशल क्लास है ये, और मैं ये क्वेश्चन बना के लेके आ रहा हूँ। ये आपको ऐसे नहीं मिलेंगे, मोस्ट क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों। प्रीवियस ईयर पेपर के आधार पर कौन से क्वेश्चन करवाने हैं, कौन से नहीं करवाने हैं, वे उनके आधार पर मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। मोस्ट प्रश्न है, हर हाल में आएंगे। सभी विद्यार्थी जो भी करवा रहा हूँ उसको अच्छे से नोट करते रहना। बुलेट क्लास है तो सब पढ़ लेना। मैं फिर कह रहा हूँ सभी विद्यार्थियों को बार बार रिवीजन कर लेना अच्छे से। ठीक है, बाकी लघुत्तरात्मक क्वेश्चन की मैंने बुलेट नंबर 7 जो थी वो डायरेक्ट मैंने PDF के रूप में अपलोड करवा दी है। आप सभी विद्यार्थी उसका रीडिंग मार लेना। ठीक है, और आपने महेंद्र बेउर कोचिंग ऐप ज्वाइन किया है प्ले स्टोर से डाउनलोड करके, तो आपके विश्वास पर खरा उतरूंगा। और आप सभी विद्यार्थी बस इसमें देखो, जो बुलेट क्लासें हैं, जो कैप्सूल क्लासें हैं, और एक बार चैप्टर वाइज मैंने जो क्लासें दे रखी है MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वो भी एक बार जरूर देख लेना आप सभी विद्यार्थी। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों मिलते हैं सभी को नेक्स्ट वीडियो में। सभी को एक बार फिर राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ओके।